आपसे मैं को प्लांट फिजियोलॉजी जिसमें आपके 7-8 टॉपिक है वो कंप्लीट करा रहा हूँ, और ये आपके एग्ज़ाम का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत समझने का है, और इससे लगभग एस्टिमेट 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। बात समझ ना। इससे पहले मैंने आपको एक जूलॉजी के अंदर लगभग 12-13 टॉपिक का एक लेक्चर डाला है, आपसे मैं उससे कवर हो गया। ऑल ओवर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी कंप्लीट बायोलॉजी को मैं आपको 3 या 4 लेक्चर के अंदर पूरा बायोलॉजी करा दूं, जिससे आप उनको कभी भी आपसे मैं को 2-4 बार स्टडी करके कॉन्फिडेंस ला सको कि हाँ आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, एग्जाम में बेटर से बेटर मैं कर सकता हूँ। ओके, तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने कहा कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ये आपके सिलेबस में टॉपिक है, एक पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन, एक वाटर एब्जॉर्प्शन और एसेंट ऑफ सेप, एक ट्रांसपीरेशन वास्पोसर्जन, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके ग्रेजुएशन में भी दे रखे हैं, उधर भी दे रखे हैं, तो इनसे तो पक्का क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा। और एक प्लांट हार्मोन, क्लियर, ये आपके प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है जिससे 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। अभी 1-1.25 घंटे के अंदर मैं आपको तैयार करा दूंगा, और मेरा आपसे मैं करूँ एक्सपीरियंस है कि जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन वहीं से आएंगे। बात समझो ना, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि हम चीज़ों को डिटेल से पढ़ते हैं, वो एक अलग तरीका होता है, और देन एग्जाम जब देने जाते हैं वो कैसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिमाग पर लेके जानी है जिससे हमारा लॉजिक बैठ जाए। क्लियर, मैं फिर कोशिश करता हूँ कि आपसे मैं कोई सारे टॉपिक में आपको बहुत ही रैपिड फास्ट तरीके से 1 घंटे के अंदर तैयार करा दूं, ताकि आपसे मैं हर वो स्टूडेंट जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने चाहता है, बोलो आपसे मैं को वो अगर इस लेक्चर को 2 बार भी सुन लेगा तो उसको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। क्लियर, ओके, कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्लांट वाटर रिलेशन, आपसे मैं कहूँ टॉपिक का नाम क्या है, बोलो प्लांट, आपसे मैं कह रहा हूं प्लांट वाटर, आपसे मैं कहूँ रिलेशन। ठीक है, पक्का आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे पादप जल संबंध। ठीक है, जो पादप जल संबंध है, प्लांट वाटर रिलेशन है, आपसे मैं करूँ इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहली चीज आपसे मैं कह रहा हूँ ओपी के बारे में। ओपी क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। देखो परासरण दाब, आपसे मैं कहूँ परासरण दाब, क्लियर। तो मैंने कहा इसमें पहला वर्ड आ रहा है परासरण, क्या आ रहा है? परासरण, मतलब ऑस्मोसिस। तो आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध मैंने कहा पारगम्य, आपसे मैं कहूँ झिल्ली, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली से बोलो आपसे विलायक, विलायक मतलब बोले तो क्या? सॉल्वेंट, ठीक है, का के आपसे मैं को अणुओं का मॉलिक्यूल का अपनी आपसे मैं करूं अधिक मात्रा से कम मात्रा आपसे मैं कहूं की और जाना। ठीक है, क्या कहलाता है? बोलो ऑस्मोसिस कहलाता है। यानी ये फिनोमिना तभी होगी जब क्या होगी? बोलो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, बिकॉज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली परमेबल फॉर सॉल्वेंट। क्लियर, तो आपसे मैं कहूँ झिल्लियां वैसे 4 तरह की होती है, परमेबल मेम्ब्रेन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के लिए पारगम्य होती है। हमारी सेल बॉल जो होती है वो परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल होती है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो ओनली सॉल्वेंट के लिए परमेबल होती है, और हमारी जो भी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली होती है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल होती है, और जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो सॉल्वेंट के लिए परमेबल होती है, बट सम सोल्यूट के लिए भी परमेबल होती है। और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, बोलो आपसे मैं कहूँ ये जो आपकी होती है वो क्या होती है? बोलो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इसी तरह से मैंने कहा इम्परमेबल मेम्ब्रेन जो आपसे मैं कहूँ ना सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए परमेबल नहीं होती है, और लिग्निफाइड सेल वॉल जो होती है, लिग्नीकृत कोशिका भित्ति इम्परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल होती है। तो आपसे मैं कहूँ ऑस्मोसिस किसके लिए साथ होता है? एसपीएम। अब आपसे मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ये एक मैंने कहा अणुसंख्यक, आपसे मैं कह रहा हूं गुणधर्म। ठीक है, मैंने कहा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या होता है? बोलो कोलिगेटिव, आपसे मैं कहूं प्रॉपर्टी, ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। बात समझ में आए? बोलो इसका मतलब क्या हुआ? ये केवल आपसे मैं कहूं विलेय, बोलो विलेय, केवल विलेय मतलब क्या बोल रहा हूं? सोल्यूट, क्लियर, के आपसे मैं कहूं
अणुओं की संख्या पर निर्भर आपसे मेरे को करता है। यानी अगर सोल्यूट होगा तो ये है, नहीं तो कभी नहीं होगा। इसका मतलब हुआ शुद्ध जल। क्लियर? शुद्ध जल का आपको कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे तो हमेशा क्या होगा? जीरो, बिकॉज प्योर वाटर के अंदर कभी भी आपका सोल्यूट होंगे ही नहीं। इसका मतलब आपसे मेरे को इसी तरह से ओपी के लिए बातें बताऊं तो मैंने कहा एक होता है तनु विलयन और एक होता है आपसे मेरे को सांद्र विलयन। क्लियर? अगर आपसे मुझे कोई कहे इन दोनों में किसका ओपी ज़्यादा होगा तो मैं आपसे कहूँगा कि सांद्र विलयन बोलो का जो ओपी होगा आपसे मैं कह रहा हूँ वो तनु विलयन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सांद्र विलयन का ओपी तनु विलयन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसमें सोल्यूट ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। क्लियर? इसका मतलब आपसे मैं कहूँ हेलोफाइट जो प्लांट्स होते हैं, बोलो हेलोफाइट लवणोद्भिद, मैंने कहा लवणोद्भिद, ठीक है, उनका क्या होता है? सबसे ज़्यादा आपसे मेरे को क्या होता है? बोलो ओपी होता है। ठीक है? और जो हेलोफाइट आप हाइड्रोफाइट होते हैं, हाइड्रोफाइट जो होते हैं, हाइड्रोफाइट मतलब जलोद्भिद, ठीक है, जलोद्भिद पादप जो होते हैं उनका ओपी क्या होता है? सबसे कम होता है। सबसे कम क्या होता है? बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। एक तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपसे मैंने कहा कि ओपी का सूत्र क्या होता है? ओपी का सूत्र तो पराशरण दाब पाई इजिकल टू आई इंटू सी आर टी। ठीक है? तो आपसे मैं कह रहा हूँ आई इंटू सी आर टी। यहाँ आई क्या है? बोलो वांट हॉप गुणांक। ठीक है? वांट हॉप आपसे मैं कहूँ गुणांक। क्लियर? और मैंने कहा बोलो सी क्या होता है? विलयन की, बोलो विलयन की सांद्रता। ठीक है? अक्सर बायोलॉजी में स्टूडेंट इसका रोल नहीं करते हैं तो गलत हो जाता है। आर तो आप जान समझ गए, बोलो सार्वत्रिक, मैंने कहा बोलो क्या? गैस नियतांक। ठीक है? और मैंने कहा टी क्या है? बोलो टेम्परेचर। बात समझ में? ताप। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैंने कहा यहाँ पर जैसे ये दो आपसे मैं करूँ, उसके अलावा आपको क्या स्पेशल नोट ध्यान रखना है कि बोलो आपसे जल का जो प्रवाह है, जल का प्रवाह आपसे मैं को लो, ठीक है, ओपी से हाई ओपी, आपसे मैं को हाई ओपी, बोलो लो ओपी से हाई ओपी की और आपसे मैं कहूँ होता है। ठीक है? क्योंकि एक्चुअली जो ओपी होता है, बोलो वो होता ही क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग आपसे मैं कहूँ कैपेसिटी, यानी जिस विलयन का ओपी ज़्यादा होता है वो वहाँ से जल के अणुओं को जाने नहीं देता। आज सांद्र विलयन का ओपी क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जल जाता है। इसका मतलब हुआ जल का प्रवाह हमेशा लो ओपी से हाई ओपी की ओर होता है। क्लियर? तो इस पे बेस अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कराया, मैंने कहा ये दो प्लांट सेल है सपोजेड, बीच में क्या लगा हुआ? एसपीएम लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने कहा 0.1 m बोलो NaCl है, और एक मैंने आपसे कहा यहाँ पर सपोजेड मैं आपसे कहूँ कि 0 पॉइंट आपसे मैं कहूँ यहाँ पर मैंने कहा 0 बोलो 0 पॉइंट आपसे मैं करूँ 1, ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पर बोलो आपका बोलो ग्लूकोज है। ठीक है? और मैं आपसे कहूँ कि ये ए सेल है और ये बी है। ठीक है? तो जल आपसे मैं करूँ का बोलो प्रवाह, ठीक है, प्रवाह होगा, ऐसा मैंने आपसे पूछा है। क्लियर? ओके, तो ऑप्शन है बोलो ए से बी, एक है बोलो बी से ए, आपसे मैं कह रहा हूँ एक है बोलो नहीं होगा, प्रवाह नहीं होगा। क्लियर? ओके, तो आपसे मैं को एक दे दिया नन। अब क्या होता है कि स्टूडेंट अगर आपसे मैं करूं सोचे दोनों तरफ सांद्रता बराबर है तो नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। देखो इस केस में आपको क्या सोचना है? ये पराशरण दाब ए का पराशरण दाब क्या होता है? आई इंटू सी आर टी। ठीक है? अब आई वॉन्ट ऑफ कोफिशिएंट होता है। आई कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ आइंस, ठीक है, आयनों की संख्या के। तो मैंने कहा NaCl में आयन 2 है तो आई कितना रखूंगा? 2, और 0.1 सी आपका आर टी हो गया, तो ये क्या आया? बोलो 0.2 आर टी हुआ। और पराशरण दाब बी का करेंगे तो आपसे में जो टूटेगा नहीं तो उसका तो वॉन्ट ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा? 1, तो 0.1 आर टी। तो अपन ने देखा कि इसका क्या हुआ? 0.1 आर टी। तो इसका मतलब पराशरण दाब ज़्यादा किसका हुआ? ए का। तो हमेशा जल का प्रवाह तो लो आई पी से हाई आई पी होता है, तो बोलो क्या हो जाएगा? बी से ए की ओर हो जाएगा। बात समझ में आई? बोलो थोड़ा आई का हमेशा ध्यान रखना है। ये मैंने किसके बारे में बताया? पराशरण दाब के बारे में
बार में। क्लियर? ऐसा ही एक वाटर रिलेशन के अंदर डीपीडी होता है। डीपीडी मतलब आप समझते हो, बोलो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, विसरण दाब न्यूनता, विसरण आप समय को दाब न्यूनता। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन आप समय को डिफ्यूजन बोलो प्रेशर आप समय को डेफिसिट। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो आप समय करो डीपीडी का ही दूसरा नाम होता है सक्शन प्रेशर। क्या होता है, बोलो सक्शन प्रेशर। ठीक है, सक्शन प्रेशर मतलब चूषण दाब। क्या होता है, बोलो चूषण दाब। क्लियर? इसी को बोलते हैं आप समय करो एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल, एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल। ठीक है, एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल मतलब अवशोषण विभव भी इसी को बोलते हैं। बोलो इसी को क्या बोलते हैं, अवशोषण विभव। ओके, और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्चुअली इसका मतलब ही क्या होता है, वाटर डिमांड। क्या होता है, वाटर डिमांड। क्लियर? क्या होता है, वाटर डिमांड। बात समझ में आए? बोलो। तो मेरे कहने का मतलब पहले आपको इतनी बात पता होना चाहिए, जल का प्रवाह अगर मैं कहूं तो क्या होगा, लो डीपीडी से बोलो हाई, मैंने कहा डीपीडी। ठीक है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी होता है। क्लियर? उसके बाद मैंने आपसे कहा कि इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओपी क्या होता है, ऑस्मोटिक आप समय को प्रेशर। ठीक है, और मैंने कहा टीपी क्या होता है, टर्गर प्रेशर। क्या होता है, बोलो टर्गर प्रेशर। ठीक है, स्फीत दाब आप समय को स्फीत, मैंने कहा बोलो स्फीत दाब होता है। क्लियर? और टर्गर प्रेशर क्या होता है, जब भी कोई सेल टर्जिड होती है आप समय को सेल क्या होती है, टर्जिड होती है। क्लियर? तो आप समय को ये जो सेल की सेल वॉल है, बात समझ में आए? बोलो क्या है, सेल वॉल। तो जब भी सेल कोई टर्जिड होगी तो उसके आप से मैं कह रहा हूँ प्रोटोप्लाज्म द्वारा सेल वॉल पर बाहर की तरफ जो प्रेशर लगाया जाएगा उसको ही क्या कहते हैं, ट्रिगर प्रेशर। ठीक है, तो मैंने कहा ये ट्रिगर प्रेशर क्या होता है, बोलो मैंने कहा प्रेशर ऑफ आप से मैं कहूँ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ऑन सेल वॉल, ऑन सेल वॉल। ठीक है, बोलो जीव द्रव्य द्वारा कोशिका भित्ति पे लगाया गया दाब, इसकी दिशा क्या होती है, बोलो आउटसाइड। क्या होती है, आउटसाइड, बाहर की ओर होती है। क्लियर? वैल्यू की बात करें तो आपसे मैं कहूँ ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा बोलो फुली, ठीक है, फुली टर्जिड, अगर आप समय को टर्जिड कोई सेल है उसके लिए टीपी क्या होता है, ओपी के बराबर होता है। ठीक है, और मैंने कहा अगर कोई फ्लैसिड सेल है, ठीक है, फ्लैसिड सेल है उसका टीपी क्या होता है, 0 होता है। और अगर कोई प्लाज्मो आप समय को लाइसिड सेल है, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिड सेल है तो उसका जो टीपी होता है वो इससे भी कम होगा, तो 0 से कम क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आए? ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? एक आपसे मैं कहूँ डब्ल्यूपी और होता है, डब्ल्यूपी को बोलते हैं वॉल प्रेशर। ठीक है, और वॉल प्रेशर आप समय को उल्टा होता है इसका, कि जब टर्जिड होती है तो वॉल वापस प्रोटोप्लाज्म में लगाती है। तो मेरे कहने पर प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होती है, इसलिए बोलो क्या होता है, वॉल प्रेशर जनरेट होता है, और वॉल प्रेशर जब भी होता है तो टीपी के बराबर होता है। इसलिए प्लांट में बोलो कभी भी प्लांट सेल कितनी भी टर्जिड हो जाएगी लेकिन कभी ब्लास्ट नहीं होगी। यही अगर एनिमल सेल हो तो एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल को हम जब भी आपसे मैं कह रहा हूँ एनिमल सेल को जब भी हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो पहले एंडोऑस्मोसिस होकर फिर सेल फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि सेल वॉल नहीं है, तो बोलो आपका टीपी का बैलेंस डब्ल्यूपी नहीं करेगी, डब्ल्यूपी होगा ही नहीं। बात समझ में आए? ओके, फिर मैंने आपसे कहा कि आपको इतनी बात समझ में आए, ऐसे ही एक होता है वाटर पोटेंशियल। क्या होता है, वाटर पोटेंशियल। ठीक है, वाटर पोटेंशियल मतलब जल विभव। क्या होता है, जल विभव। बात समझ में आए? ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये इसका साइन होता है। अब आपसे मैं करूँ यहाँ पर बोलो जल का प्रवाह जो है, जल का प्रवाह आपको पता होना चाहिए हाई, मैंने कहा वाटर पोटेंशियल से क्या होता है, लो वाटर पोटेंशियल। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ एक्चुअली वाटर पोटेंशियल क्या होता है, माइनस डीपीडी के बराबर होता है। इसका मतलब डीपीडी का जस्ट उल्टा होगा। बोलो डीपीडी में जल का प्रवाह क्या था, लो से हाई था, तो इधर क्या होगा, हाई से लो होगा। एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ इसका भी क्या होता है, एक सूत्र होता है। क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस
प्रेशर पोटेंशियल। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर ये क्या है बोलो, मैंने कहा ये जल विभव। क्लियर? बोलो जल विभव। मैंने कहा ये क्या है, विलेय विभव। क्या होता है? विलेय विभव। विलेय विभव मतलब क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल। क्या होता है? सोल्यूट पोटेंशियल। और ये क्या है बोलो, वाटर, आप समय को वाटर पोटेंशियल। और मैंने कहा ये क्या है बोलो, प्रेशर पोटेंशियल मतलब दाब विभव। ठीक है, दाब विभव। ओके, प्रेशर आप समय को पोटेंशियल। ओके, अब एक्चुअली क्या है, अपने को लगता है ये नया फॉर्मूला, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है हमारा डी पी डी इज इक्वल टू ओ पी माइनस टी पी। ठीक है, तो आपसे मैं करूँ, ये तो मैंने अभी बताया था किसके बराबर होता है, माइनस डी पी डी के। ये किसके बराबर होता है, माइनस ओ पी के। और ये किसके बराबर होता है, टी पी के। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस डीपीडी आ जाएगा, यहाँ माइनस ओपी आ जाएगा, यहाँ प्लस टीपी आ जाएगा। अब माइनस डीपीडी किसके बराबर होता है, आप कहोगे वाटर पोटेंशियल के। माइनस ओपी किसके बराबर होता है, सॉलिड पोटेंशियल के। और टीपी किसके बराबर होता है, प्रेशर पोटेंशियल के। तो आपसे इसी से हमने क्या किया, ये फॉर्मूला जनरेट किया। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। तो मेरे कहने का मतलब पहला जो टॉपिक है हमारा प्लांट वाटर रिलेशन, एक्चुअली उसमें तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ओपी, डीपीडी और वाटर पोटेंशियल। ये तीनों फंडे क्लियर है, जल का प्रवाह कब किसके अनुसार कैसे होता है, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आ जाता हूं मैं आपको नेक्स्ट, मैंने कहा बोलो वाटर, बोलो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड आपसे मैं कहूँ एसेंट। ठीक है, ऑफ आपसे मैं कहूँ सैप। ठीक है, बोलो मैंने कहा जल अवशोषण और रसारोहण। जल मैंने कहा अवशोषण। ठीक है, एंड आपसे मैं कह रहा हूं, क्या बता रहा हूं, रसारोहण। ओके, तो मैंने कहा इसमें क्या ध्यान रखना है, तो मैंने कहा वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन में मोटा मोटा आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहली बात यह है, बोलो आपसे मैं कहूँ प्लांट, बोलो की रूट्स, आपसे मैं कह रहा हूं कि रूट टिप्स। ठीक है, रूट टिप्स आपसे मैं कह रहा हूं से होता है। ठीक है, से होता है। और अंदर बात करें तो मैंने कहा जब रूट टिप्स की बात करते हैं, बहुत समझ में आए बोलो, तो मेरे कहने का मतलब रूट टिप्स की जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, तीन जोन होता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्या आते जोन, एक होता है मेरिस्टेमेटिक जोन। कौन सा होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन। ओके, एक होता है इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन। ठीक है, और आपसे मैं कह रहा हूं एक होता है आपका मैचुरेशन जोन। ठीक है, मैचुरेशन जोन आपसे मैं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है एक विभज्यो उत्तक क्षेत्र, विभज्यो उत्तकी आपसे मैं कह रहा हूं क्षेत्र। ठीक है, और एक मैंने कहा क्या होता है दीर्घीकरण, बोलो दीर्घीकरण क्षेत्र। ठीक है, और एक मैंने आपसे कहा कौन सा होता है, बोलो परिपक्वन क्षेत्र। ये मैं किसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, रूट टिप्स की बता रहा हूँ। तो तीन क्षेत्र होते हैं, तो जो तीसरा क्षेत्र होता है उसी पे क्या लगे होते हैं, रूट हेयर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, रूट हेयर। और आपसे मेरे को यही से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। इसका मतलब रूट टिप्स में भी कौन से जोन वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, बोलो आपसे मेरे को ओनली, बोलो आपसे मेरे को दिस, मैंने कहा पार्ट, बोलो किस में भाग लेता है, वाटर आपसे मेरे को एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, ओके, और रूट हेयर भी आपसे मेरे को कौन सा वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, कैपिलरी वाटर। मैंने कहा रूट हेयर केवल आपसे मैं कहूँ केशिकीय जल। ठीक है, केशिकीय जल आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा बोलो कैपिलरी आपसे कैपिलरी वाटर। ठीक है, केशिकीय जल को ही बोलो को ही क्या करते हैं, बोलो अवशोषित, आपसे मैं को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपको तीन वर्ड पता होना चाहिए, एक होता है होलार्ड। ठीक है, एक होता है केसार्ड। क्लियर, और एक होता है इकार्ड। एक क्या होता है, बोलो इकार्ड होता है। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब जो केसार्ड होता है, बोलो उसका तो मतलब हो गया, बोलो क्या, कैपिलरी वाटर आपसे मैं कह रहा हूं। और मैंने कहा जो इकार्ड होता है वो आपसे मैं को, इकार्ड का मतलब क्या हुआ, बोलो आपसे मैं करूं अदर वाटर। ठीक है, अदर वाटर कैपिलरी को छोड़कर, बात समझ में आए। और होलार्ड का मतलब क्या होगा, सॉइल आपसे मैं कहूं में उपस्थित समस्त जल। ठीक है, समस्त जल। ओके, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा केसार्ड का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बोलो पाथवे आपसे मैं कह रहा हूं
ठीक है, ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन के दो पाथवे होते हैं, एक होता है एपोप्लास्ट, एक होता है सिम्प्लास्ट। एक होता है एपोप्लास्ट, बोलो आपसे मैं करूँ, एक होता है सिम्प्लास्ट, ठीक है। एपोप्लास्ट होता है वो नॉन लिविंग पाथवे होता है, क्या होता है बोलो, नॉन आपसे मैं कहूँ लिविंग पाथवे, ठीक है। नॉन लिविंग क्या होता है, पाथवे होता है। जबकि सिम्प्लास्ट होता है वो क्या होता है बोलो, लिविंग पाथवे होता है। क्या होता है, लिविंग पाथवे होता है, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपसे मैं कह रहा हूँ जीवित मार्ग, और इसका मतलब होता है कि बोलो वाया, मैंने कहा सेल टू सेल, क्लियर। और इसका मीनिंग होता है बोलो वाया आपसे मैं कह रहा हूँ इंटर, मैंने कहा सेलुलर स्पेस, ठीक है। ये अंतर कोशिकीय स्थानों से होकर जाना और कोशिका से होकर जाना। मुख्यतः मेन पाथवे कौन सा होता है, यही होता है, ठीक है। बोलो मैंने कहा मेन पाथवे। कभी भी आपसे पूछा जाए कि अधिकांश वाटर एब्जॉर्प्शन किस पाथवे से होता है, तो एपोप्लास्ट से होता है, क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने कहा आपको वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या ध्यान रखना है, टाइप्स ऑफ आपसे मैं कर रहा हूँ वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो टाइप्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर एक होता है एक्टिव, आपसे मैं कहूँ एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, बोलो वाटर आपसे मैं कहूँ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और एक होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक क्या होता है बोलो, पैसिव आपसे मैं कहूँ वाटर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ओके। एक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और एक क्या होता है पैसिव। ध्यान से समझो मेरी बात को। एक्टिव में क्या होता है बोलो, ऊर्जा आपसे मैं कहूँ खर्च, ठीक है, बोलो एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। और आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कोई ऊर्जा आपसे मैं कहूँ खर्च नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो आपसे इस टाइप से, बोलो आपसे मेरे को बहुत कम, ठीक है। और आपसे मैं करूँ यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, अधिकांश थे, बोलो अधिकांश थे आपसे मैं कहूँ बोलो इसी आपसे प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार का बोलो जल अवशोषण, ठीक है, जल अवशोषण आपसे मैं को होता है, ठीक है। किस टाइप का बोलो, पैसिव आपसे वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसका कारण होता है बोलो वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है। उसकी वजह से बोलो आपको कर्षण बल डेवलप होता है, जिसकी वजह से रूट पैसिवली बिना किसी एनर्जी के जल को अवशोषित करती है। बात समझ में? तो ये मैंने आपको 6 पॉइंट में वाटर एब्जॉर्प्शन बताया है। अब अपन बात करते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप की बात करें जिसको क्या बोलते हैं, रसारोहण। क्या बोलते हैं बोलो, रसारोहण, ओके। सबसे पहली बात क्या होता है इसका मीनिंग, तो मैंने कहा रूट जाइलम, ठीक है। रूट जाइलम से बोलो कहाँ पहुंचाना, बोलो लीफ आपसे मैं करूं जाइलम, ठीक है। तब आपसे मैं करूं वाटर को पहुंचाना क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सैप। बात समझ में? इसके पाथवे के लिए आपसे मैं कह रहा हूं किसने एक्सपेरिमेंट, बोलो ओ हर्टिंग, आपसे मैं कह रहा हूं ओ हर्टिंग, ठीक है, ने आपसे मैं कह रहा हूं ने क्या किया, बोलो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। आपसे मैं कहूँ वलय प्रयोग, तो कभी भी पूछा जाए वलय प्रयोग किसके लिए दिया गया है, एसेंट ऑफ सैप के लिए, क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूँ क्या देखा गया कि ये एक प्लांट होता है, आपसे मैं को इसमें एक रिंग की फॉर्म में, बोलो आपसे मैं को एपिडर्मिस हटा दे, एंडोडर्मिस हटा दे, कॉर्टेक्स हटा दे, सब हटा दे, फिर भी आपसे मैं कह रहा हूँ क्या होता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ प्लांट, बोलो प्लांट आपसे मैं कह रहा हूँ मुरझाता, ठीक है, बोलो मैंने कहा मुरझाता, ठीक है, नहीं है। इसका मतलब श्योर हो गया कि वाटर एब्जॉर्प्शन में ये जितने भी आपसे अदर सेल होती है उनका कोई रोल नहीं है। वाटर एब्जॉर्प्शन तो हमेशा बोलो जाइलम से ही होता है, क्लियर। उसके बाद आपसे मैं कहूँ आपको क्या पता होना चाहिए कि बोलो वाटर एब्जॉर्प्शन आपसे मैं कह रहा हूँ जो एसेंट ऑफ सैप है वो आपसे इसकी बेस्ट थ्योरी, ठीक है, मैंने कहा बेस्ट आपसे मैं कहूँ थ्योरी, ओके, ऑफ आपसे मैं कहूँ ऑफ एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, एसेंट ऑफ सैप। रसारोहण की सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है, तो आपसे मैं कहूँ वो है ट्रांसपीरेशन, बोलो ट्रांसपीरेशन, मैंने कहा पूल थ्योरी, ठीक है। ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी मतलब वाष्पो उत्सर्जन, वाष्पो उत्सर्जन
कर्षण सिद्धांत, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत। मेरे कहने का मतलब है जिसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं, बोलो कोहेसिव, मैंने कहा एडेसिव, बोलो फोर्स, आपसे मैं कहूँ थ्योरी, ठीक है। कोहेसिव एडेसिव फोर्स थ्योरी मतलब मेरे कहने का मतलब है संसंजन, मैंने कहा आसंजन बल सिद्धांत, ठीक है, बल सिद्धांत, जो कि डिक्सन और जोली ने दिया है, आधुनिक सिद्धांत है। बोलो किसने दिया है, मैंने कहा डीजे, डीजे मतलब डिक्सन, एंड आपसे मैं कहूँ जोली ने दिया है। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा ये कोई भी प्लांट होता है, आपसे मैं कहूँ उसकी ये लीफ होती है जिससे ट्रांसपिरेशन की फिनोमिना होती है। कौन सी फिनोमिना होती है, बोलो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन होने से क्या होता है, इसकी जो मीजोफिल सेल होती है, आपसे मैं कह रहा हूँ उसमें क्या होता है, ऑलवेज क्या रहता है, हाई डीपीडी, क्या रहता है, हाई डीपीडी, क्लियर। उस हाई डीपीडी की वजह से यहाँ पर एक कर्षण बल उत्पन्न होता है जिसको वाष्पोत्सर्जन कर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो वाष्पोत्सर्जन कर्षण, ठीक है, बल बोलते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, आपसे जल के अणु ऊपर जाते हैं। बात समझ में आए, बोलो ओके। और उसका प्रभाव यहाँ तक रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये इस आपसे स्टेम के बोलो से किस फोर्स से जुड़े होते हैं, एडेसिव, आपसे मैं कहूँ एडेसिव फोर्स, क्लियर। और वाटर के मॉलिक्यूल आपस में किससे जुड़े हुए हैं, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये तो 70 बोलो एटमॉस्फेयर के आसपास होता है और ये लगता है बोलो 20 एटमॉस्फेयर। तो अगर मैं किसी चीज़ को खींचूँ और जो आपस में जुड़ी हुई है वो ज़्यादा प्रेशर से जुड़ी हुई है तो वो ऊपर तो जाएगी, लेकिन आपस में ये वाटर के मॉलिक्यूल बोलो एक दूसरे से जुड़ना छोड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब हुआ इस थ्योरी से बोलो आपसे मेरे को एसेंट शेप को समझाया। आपको एक ही क्वेश्चन आता है, रसारोहण का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वाष्पोत्सर्जन पुल थ्योरी या कोहेसिव एडेसिव फोर्स थ्योरी। किसने दी है, डिक्सन और जोली ने दी है, क्लियर। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं अगला यूनिट की बात करते हैं, ट्रांसपीरेशन। किसकी बात करते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन मतलब वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। प्लांट के एरियल पार्ट मतलब वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में निकलता, ठीक है। बोलो आपसे मेरे को पादप के बोलो मैंने कहा वायवीय भागों से, वायवीय भागों आपसे मेरे को से जल का मैंने कहा वाष्प के रूप में निकलना, ठीक है, निकलना। तो मेरे कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए ये एक जैविक प्रक्रिया है। बोलो जैविक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बात समझ, क्योंकि हम किसी पॉट में अगर बोलो आपसे जल रख देंगे वो भी वेपराइज हो जाएगा, बट वो एक भौतिक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। आपसे मैं करूँ बायोलॉजिकल मैंने कहा प्रोसेस, बोलो जैविक प्रक्रिया है, ठीक है, जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवित सेल भाग लेती है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन आपसे मेरे को सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपसे मेरे को होने वाला आपसे मेरे को होने वाला, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन तो 3 तरह के होते हैं, एक स्टोमेटल होता है, एक क्यूटिकुलर होता है, एक लेंटिकुलर होता है। जो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है वो बहुत कम होता है, बोलो 0.1%, क्योंकि वातरंध्र का मेन कार्य गैसों का विनिमय करना होता है। क्यूटिकुलर बहुत कम होता है, बोलो आपसे मेरे को 1 से 3% होता है। जबकि जो आपका स्टोमेटल है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन वही मेनली होता है, जो आपसे मेरे को लीप पर उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है। इसका मतलब हुआ कि हमें थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, आपसे मेरे को स्ट्रक्चर ऑफ बोलो मैंने कहा बोलो स्टोमेटा, रंध्र की संरचना का आइडिया होना चाहिए, रंध्र की संरचना, ओके। रंध्र की संरचना देखें तो आपसे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बोलो रंध्र के अंदर 2 तरह की सेल होती है, एक गार्ड सेल होती है और एक मैंने कहा क्या होती है, बोलो सब्सिडरी सेल होती है, क्लियर। ये सब्सिडरी सेल, ये गार्ड सेल है। अब गार्ड सेल की जो अंदर वाली वॉल होती है वो क्या होती है, बोलो थिक होती है, ठीक है, क्या होती है, बोलो थिक होती है। बात समझ में आई, बोलो। तो यहाँ पर बोलो काम ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि आपसे मैं करूँ दिस वन इज गार्ड सेल, ये क्या है, बोलो गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल मतलब क्या हुई, बोलो रक्षक कोशिका, ओके। उसके बाद मैंने कहा ये क्या है, बोलो सबसिडियरी आपसे मेरे को सेल, सबसिडियरी सेल का मतलब क्या हुआ, सहायक कोशिका, ठीक है, सहायक
कोशिका। ओके, अब गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, ये होती है आउटर वॉल, ठीक है। आउटर वॉल आप समय को बाह्य भित्ति, ठीक है, बाह्य भित्ति। और बाह्य भित्ति जो होती है वो आपको पता होना चाहिए थिन होती है एंड नॉन इलास्टिक होती है। क्या होती है, नॉन इलास्टिक। मतलब मेरे कहने का मतलब है पतली आप समय को तथा अप्रत्याश होती है। क्या होती है, अप्रत्याश। क्लियर। और जबकि आप समय को जो ये होती है जिसको हम बोलते हैं इनर वॉल, ठीक है, आंतरिक भित्ति। क्या बोलते हैं, बोलो, आंतरिक भित्ति, ठीक है। और वो क्या होती है, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं ध्यान देना, थिक होती है आपसे मैं कहूँ एंड इलास्टिक होती है, ठीक है। तो आपसे मैं कहूँ एक तो मोटी होती है, बोलो क्या होती है, मोटी, और एक क्या होती है, बोलो प्रत्याश। बात समझ में आई, बोलो। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके अलावा ट्रांसपीरेशन में क्या पता होना चाहिए, तो मैंने कहा बेस थ्योरी, ठीक है। तो रंध्र के खुलने और बंद होने की बेस थ्योरी होती है के प्लस आपसे मैं कहूँ इनफ्लक्स आपसे मैं कहूँ थ्योरी, ठीक है, या जिसको हम आयन विनिमय सिद्धांत कहते हैं। बोलो आयन एक्सचेंज थ्योरी, आयंस, बोलो मैंने कहा एक्सचेंज थ्योरी। क्लियर। आयन विनिमय सिद्धांत, बोलो मैंने कहा आयन विनिमय आपसे मैं कहूँ सिद्धांत, ठीक है, या इसी को बोलते हैं लेविट थ्योरी। क्या बोलते हैं, लेविट आपसे मैं कहूँ सिद्धांत, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट थ्योरी है, आधुनिक सिद्धांत है, जो आपसे मैं कहूँ कहता है कि जब आपसे मैं कहूँ इन डे, ठीक है, और आपसे मैं कहूँ इन नाइट, ठीक है। डे के अंदर क्या होता है, बोलो आपसे, क्योंकि स्टोमेटा का खुलना एक एक्टिव प्रोसेस है और बंद होना एक पैसिव प्रोसेस है, तो इतना सा ध्यान रखो। दिन में क्या होता है, एक तो फोटो आपसे मैं करूँ फोस्फो राइलेशन, ठीक है, बोलो फोटोफॉस्फोराइलेशन रहता है। एक मैंने कहा ऑक्सीडेटिव आपसे मैं करूँ फोस्फो, ठीक है, फोस्फोराइलेशन, ठीक है। बोलो ये दोनों प्रक्रियाएं होती है, इसलिए क्या होता है, हाई एटीपी प्रोडक्शन, हाई एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ये क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। आपसे मेरे को ये लाइट रिएक्शन में होता है और ये तो श्वसन में होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है। और हाई एटीपी प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो मैंने कहा गार्ड सेल पे पोटेशियम हाइड्रोजन पंप जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। आपसे पोटेशियम पंप क्या होते हैं, ओपन होते हैं, आपसे मैं कह रहा हूं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि सबसिडियरी आपसे मैं कह रहा हूं सेल, ठीक है, सबसिडियरी सेल, और मैंने कहा ये गार्ड सेल। बात समझ में आए, तो सबसिडियरी सेल से गार्ड सेल में K प्लस आता है और गार्ड सेल से H प्लस कहा जाता है, बाहर जाता है। और आपसे मैं कह रहा हूँ ये गार्ड सेल में H प्लस कहाँ से आएगा, तो एक तो ये आपसे मैं हाई एटीपी जो है वो एक तो सोडियम पोटेशियम पंप को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और दूसरा गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल के अंदर क्या करते हैं, मेलिक एसिड आपसे मैं कह रहा हूं को मेलेट आपसे मैं कहूँ आयन प्लस मैंने कहा H प्लस में तोड़ते हैं, तो ये H प्लस वापस इधर जाते हैं और यहाँ आता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, गार्ड सेल में K प्लस और मेलेट आयन आपसे मैं कह रहा हूँ मिलकर के पोटेशियम मेलेट बनाएंगे। और पोटेशियम मेलेट एक सॉल्ट होता है, बोलो लवण होता है, लवण जल में घुला होता है। तो बोलो दिन में क्या होता है, गार्ड सेल की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो अंदर वाटर आएगा एंडोस्मोसिस से, और बोलो आपके स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन। और रात में केवल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, एटीपी के लेवल डाउन होगा, तो आपसे मैं कहूँ बोलो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरह से बेस्ट एग्जाम थ्योरी कौन सी है, बोलो यही है। क्लियर। तो आपसे मेरे को इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, फैक्टर्स मैंने कहा अफेक्टिंग आपसे मेरे को अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन के फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नंबर 1 आपसे मेरे को प्रकाश की तीव्रता, सीधी सी बात है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो आपसे मेरे को रेट, बोलो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है, बोलो वाष्पोत्सर्जन की दर, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो बोलो प्रकाश की तीव्रता की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर। इसी के साथ मैंने कहा ताप, ठीक है, तो ताप भी आपसे मेरे को जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना बोलो आपका रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा। फिर मैंने कहा CO2 का प्रभाव, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बोलो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है, बोलो दर है आपसे मैं कहूँ वो CO2 की, बोलो आपसे CO2 की मात्रा के क्या होता है, विद कर्मानुपाती होता है। CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन बंद हो जाएंगे, इसलिए इसको एंटी ट्रांसपीरेशन आपसे मैं कह रहा हूँ गैस, प्रति वाष्पोत्सर्जक गैस भी
कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? मैंने कहा वाष्पो उत्सर्जक गैस भी कहते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि बोलो नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 में क्या है? आर्द्रता का प्रभाव, ठीक है। आर्द्रता का प्रभाव आपको पता होना चाहिए कि बोलो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो आर्द्रता के भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितनी वातावरण में आर्द्रता ज़्यादा होगी उतना ही वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आई बोलो? इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि एक और है, वो है आपसे मैं कह रहा हूँ हवा का प्रभाव, ठीक है। बोलो हवा का प्रभाव, आपसे मैं कह रहा हूँ हवा का प्रभाव। देखो ये ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ आपसे मैं को वाइंड बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या देखते हो? आपसे मैं को ये ग्राफ मुझे क्या बताता है कि हवा का वेग बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा क्योंकि आर्द्रता घटेगी, ड्राइनेस आएगी। लेकिन हवा जब आंधी का रूप ले लेगी तो ट्रांसपिरेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो इसका जो वैज्ञानिक कारण है वो क्या है कि आपसे मैं कहूँ बोलो हवा के बहुत तेज, आपसे मैं कहूँ बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज होने पर क्या होता है? प्लांट एक तरफ स्ट्रेस में आ जाएगा और उसमें तनाव हार्मोन एस्बेसिक एसिड, ठीक है। बोलो मैंने कहा एस्बेसिक आपसे मैं कहूँ हार्मोन, ठीक है। हार्मोन का क्या होगा? स्त्रावण। और एस्बेसिक हार्मोन आपसे का स्त्रावण होगा, ये एंटी ट्रांसपिरेशन हार्मोन होता है। एंटी ट्रांसपिरेशन आपसे मैं को हार्मोन होता है और इसका स्त्रावण होते ही ये दिन में ही क्या कर देता है? बोलो स्टोमेटा को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। तो आपसे मैं कहूँ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाती है? बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको दोस्तों ट्रांसपिरेशन भी समझा दिया। नेक्स्ट हमारा लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे मैं कहूँ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। 15-20 मिनट के अंदर पूरा फोटोसिंथेसिस करवा दूंगा और कंप्लीट अच्छी तरह से। सबसे पहले तो इसकी आपसे पहला पॉइंट अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए। 6CO2 बोलो 12H2O, आपसे मैं करूँ C6H12O6, आपसे मैं करूँ 6O2। क्लियर? और मैंने कहा 6H2O। ये फोटोसिंथेसिस की नई अभिक्रिया है। ये क्या है? बोलो न्यू रिएक्शन है। क्लियर? यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस और यहाँ पर बोलो क्लोरोफिल वर्णक, ठीक है। तो आपसे मैं कहूँ एक तो ये अभिक्रिया पता होनी चाहिए। इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, एक तो आपसे मैं करूँ एनाबोलिक प्रोसेस है, एनाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। मतलब इसमें निर्माणकारी प्रक्रिया है, भोजन का निर्माण होता है, निर्माणकारी बोलो आपसे मैं को अभिक्रिया। दूसरा मैंने कहा इसमें सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए, तो मतलब एंडोथर्मिक आपसे मैं कहूँ प्रोसेस है, ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है मतलब इसमें उष्मा आपसे मैं कहूँ शोषी, ठीक है। हमेशा उष्मा की जरूरत होती है, उष्मा शोषी प्रक्रिया अभिक्रिया है। बात समझ में आए बोलो? ओके। उसके बाद तीसरी बात क्या पता होना चाहिए? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस सब जानते हैं कहाँ पर होता है? ये बोलो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक में होता है। क्लियर? ओके, इतनी आपको बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा नंबर 4 टाइप्स, ठीक है, ऑफ आपसे मैं कहूँ फोटोसिंथेसिस, आपसे मैं कहूँ फोटोसिंथेसिस बोलो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। तो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक मैंने कहा लाइट रिएक्शन बोलो, एक क्या होती है बोलो डार्क रिएक्शन, ठीक है। एक लाइट रिएक्शन और एक क्या होती है बोलो डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का देखें तो लाइट रिएक्शन आपसे मैं कहूँ कहाँ होती है? सबसे पहले पता होना चाहिए बोलो ग्रेना, ठीक है। पर आपसे ग्रेना पर क्यों होती है? क्योंकि ग्रेना पर ही पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड दोनों आपसे मैं कह रहा हूँ ग्रेना, ठीक है, ग्रेना पर उपस्थित। और ग्रेना होता क्या है बोलो? ग्रुप ऑफ आपसे मैं कहूँ थैलेकोइड, ठीक है, थैलेकोइड। आपसे इससे पहले मैंने क्लोरोप्लास्ट में आपको स्ट्रक्चर में आइडिया होना चाहिए। जो क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जिसमें बहुत सारी ये थैलेकोइड होती है बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये है थैलेकोइड, आपसे मैं कहूँ थैलेकोइड और ग्रुप ऑफ थैलेकोइड, ये क्या होता है?
ग्रेना, और दोनों ग्रेना को जोड़ने वाला कौन होता है? इंटरग्रेना। और ये अंदर माल मसाला क्या होता है? स्ट्रोमा। क्लियर? क्या होता है? जो डार्क रिएक्शन का स्थल होता है। क्लियर? अब आपसे मैं कहूँ इस ग्रेना पर ही क्या होते हैं? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। आपको पता होना चाहिए, आरपीएससी का फेवरेट है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का क्रिया केंद्र बोलो रिएक्शन सेंटर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एक्शन सेंटर को भी पूछे P700। क्लियर? या इसी को क्या लिख सकते हैं? क्लोरोफिल A700। आपसे मैं कहूँ पिगमेंट सिस्टम सेकंड का अगर आपसे पूछा जाए क्रिया केंद्र तो आपसे मैं कहूँ क्या होता है? P बोलो मैंने कहा 680। क्लियर? या क्लोरोफिल A680। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सेकंड ग्रेड में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। आप खुद इतने बड़े हो गए, आप मुझे बताओ जब भी आप लाइफ में फर्स्ट डिवीजन आए तब ज़्यादा नंबर आए कि सेकंड डिवीजन आए तब ज़्यादा नंबर आए? तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का क्रिया केंद्र P700 और इसका बोलो P680। बात समझ में आए? बोलो ओके। उसके बाद मैंने कहा एक्चुअली लाइट रिएक्शन क्या होती है? तो लाइट रिएक्शन क्या होती है कि हमें पता है कि डार्क रिएक्शन में हमें भोजन का निर्माण करना है, यानी ग्लूकोज का निर्माण करना है, तो उसके लिए चाहिए केमिकल एनर्जी। उसके लिए क्या चाहिए? केमिकल एनर्जी। तो अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि बोलो हम सोलर एनर्जी को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि लाइट रिएक्शन, आपसे मैं कहूँ लाइट रिएक्शन, ठीक है, में बोलो लाइट रिएक्शन में मैंने कहा सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी आपसे मैं कह रहा हूं को बोलो केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब होता है बोलो ATP एंड NADPH2, ठीक है, के रूप में बोलो बदला आपसे मैं कहूँ जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोलो मैंने कहा फोटोफॉस्फोराइलेशन मैंने कहा उसी को क्या कहते हैं? बोलो आपसे प्रकाश, बोलो फोटोफॉस्फोरिलीकरण। मैंने कहा फॉस्फोरिलीकरण क्या कहते हैं? उसी को फोटोफॉस्फोरिलीकरण यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ओके, और जो कि दो प्रकार का होता है, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब है एक तरफ अगर हम देखें चक्रीय, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा फोटोफॉस्फोरिलीकरण, मैंने कहा रीलीकरण, ठीक है, और एक तरफ देखें हम चक्रीय, ठीक है, एक तरफ साइक्लिक और एक तरफ नॉन साइक्लिक। तो मेरे कहने का मतलब नंबर 1 इसमें बोलो केवल मैंने कहा केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही भाग लेता है, ठीक है, भाग लेता है। और मैंने कहा इसमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग लेते हैं। इसमें मैंने कहा बोलो आपसे मैं कहूँ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड दोनों मैंने कहा भाग लेते हैं। सबसे पहले मोटी मोटी बात ये आपको पहला पता होना चाहिए। दूसरा बोलो एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है एक बार, आपसे मैं कह रहा हूं इसके होने से मैंने कहा केवल बोलो केवल 2 ATP का प्रोडक्शन होता है, 2 ATP का बोलो मैंने कहा उत्पादन, ठीक है, होता है। और मैंने कहा इसके आपसे मैं करूं एक बार, ठीक है, एक बार आपसे मैं को होने से मैंने कहा बोलो 1 ATP आपसे प्लस मैंने कहा 2 मोल NADPH2 प्लस 1 O2 का उत्पादन होता है, ठीक है, उत्पादन आपसे मैं को होता है। तीसरा पॉइंट अगर मैं साइक्लिक के अंदर देखूं तो इसमें कोई जल का प्रकाश अपघटन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। मैंने कहा इसमें बोलो जल का मैंने कहा प्रकाश अपघटन, ठीक है, प्रकाश मैंने कहा अपघटन, ठीक है, बोले तो फोटो आपसे मैं कहूं लाइसिस, ठीक है, ऑफ वाटर आपसे मैं कहूं नहीं बोलो नहीं होता है। क्लियर? और इसमें क्या बोल रहा हूं बोलो आपसे मैं कहूं इसमें बोलो जल का मैंने कहा जल का प्रकाश अपघटन, ठीक है, प्रकाश अपघटन बोलो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आपसे अपघटन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है इसमें आपका जल के अणु इस तरह से आपसे में को टूटते हैं, ओके, और आपसे में को यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट Mn+2 और Cl आयन की मस्ट रिक्वायरमेंट होती है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्लियर? और ये टूटना सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा फोर्थ पॉइंट इसे बोलो आपसे मैं को जेड स्कीम बोलो जेड स्कीम आपसे मैं को नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। क्लियर?
जबकि इसे आप समय को जेड स्कीम, ठीक है, जेड स्कीम कहा जाता है। अगर आपको कभी पूछा जाए जेड स्कीम किसको कहते हैं, बोलो आप समय को नॉन साइक्लिक को कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बोलो हमने साइक्लिक, बोलो आपका जो मैंने कहा लाइट रिएक्शन है उसका पूरा सार बता दिया मैंने। अब आपसे मैंने कहा लाइट रिएक्शन किसके लिए करते हैं, डार्क रिएक्शन के लिए। डार्क रिएक्शन में हमारा क्या टारगेट है, 1 मोल ग्लूकोज का निर्माण, 1 मोल ग्लूकोज का निर्माण या 6 मोल CO2 का फिक्सेशन करना है। 6 मोल CO2 का फिक्सेशन करना है, 1 मोल ग्लूकोज का निर्माण करना है। कितनी केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 18 ATP और 12 NADPH2, जिसका प्रोडक्शन कहां पर होगा, लाइट रिएक्शन में। चलो देखते हैं कितनी बार साइक्लिक चलानी, कितनी बार नॉन साइक्लिक चलानी है। बोलो मैंने कहा हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या करना, 18 ATP क्लियर प्लस 12 NADPH2 चाहिए ही चाहिए मुझे डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो मैंने कहा एक बार नॉन साइक्लिक चलता है तो बोलो 2 NADPH2 का प्रोडक्शन होता है, तो 12 के लिए 6 बार इसको चलना पड़ेगा। अच्छा 6 बार चलेंगे तो 6 ATP भी मिल जाएंगे। तो मैंने कहा अब 18 में से 6 मिल गए तो 12 चाहिए, तो इसमें एक बार में कितने मिलते हैं, 2, तो इसको भी कितनी बार चलाएंगे, 6 बार। तो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन कितनी बार होती है, 6 बार। बोला आपसे मैं करूँ मतलब साइक्लिक कितनी बार होता है, 6 बार। नॉन साइक्लिक कितनी बार होता है, 6 बार। मतलब 6 का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 6 बार ये होगी, 6 बार ये होगी तो वो एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाएगा, और उस एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, बोलो डार्क रिएक्शन करेंगे। क्लियर, डार्क रिएक्शन। अब आपसे मैं कहूँ डार्क रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल एनर्जी का यूज करके, केमिकल एनर्जी का यूज करके ग्लूकोज का निर्माण करना या CO2 का फिक्सेशन करना। बात समझ में, मैंने कहा केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी आपसे मैं कह रहा हूँ का यूज करके, आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो 1 मोल आपसे मैं कहूँ ग्लूकोज, ठीक है, का आपसे मैं को निर्माण, ठीक है, या मैं बोलूँ 6 मोल बोलो CO2 का फिक्सेशन, ठीक है, फिक्सेशन आपसे मैं को करना, क्या कहलाता है, डार्क रिएक्शन। तो हमने क्या देखा कि डार्क रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन क्यों है, बिकॉज आपसे मैं कहूँ डार्क रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। आपसे मैं कहूँ इसको क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो आपसे मैं कहूँ ब्लैकमैन, बोलो मैंने कहा रिएक्शन भी, ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, बात समझ में आई, बोलो। अब मैंने कहा ये 3 टाइप्स की होती है। आपसे मैं को टाइप्स का देखें तो एक होती है C3 साइकिल, बात समझ में आए, बोलो। एक होती है C4 साइकिल और एक होती है CAM साइकिल, ठीक है। तो आपको मैं अभी एक चार्ट के अंदर बता दूंगा कि आपको क्या ध्यान रखना है। इधर ले लेता हूं मैं, बोलो पॉइंट्स। क्लियर, थोड़ी मेरी बात को समझना, मैं आपको क्या बता रहा हूं थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इधर ध्यान दो, मैंने कहा पहला पॉइंट, ठीक है, मैंने लिखा प्रथम उत्पाद, प्रथम उत्पाद, फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो C3 साइकिल आपको पता है इसी को क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल, ये तो पता होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, हेड्स एंड, बोलो हेड्स एंड स्लैक साइकिल, ठीक है, हेड्स एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं। क्लियर, और ये तो जानते हो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा क्रेसुलेशियन, बोलो मैंने कहा लेशियन, बोलो एसिड मेटा आपसे मैं कहूँ बॉलिज्म, बोलो साइकिल, ठीक है। क्रेसुलेशन मैंने कहा क्रेसुलेशियन आपसे मैं कहूँ एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। क्लियर, प्रथम उत्पाद इसका होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कितने कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन वाला, इसलिए साइकिल का नाम क्या है, C3 साइकिल। मैंने कहने का मतलब है इसका पहला उत्पाद क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, कितने कार्बन वाला होता है, 4 कार्बन वाला, इसलिए साइकिल का नाम क्या है, C4 साइकिल। इसका भी प्रथम उत्पाद क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर, आपसे मैं कह रहा हूं उसके बाद मैंने कहा नंबर 2, नंबर 2 आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर, बोलो मैंने कहा क्रैंज एनाटोमी, ठीक है, एनाटोमी, ये आपसे इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, किसमें, बोलो इसमें, आपसे मैं कहूँ C3 प्लांट में, ठीक है, ये इसमें क्या होती है, उपस्थित, इसमें क्या होती है,
एब्सेंट। तो क्रांज एनाटोमी एक्चुअली होती क्या है, C4 प्लांट में आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा मीजोफिल सेल्स, ठीक है, एंड बोलो बंडल शीथ, आपसे मैं कह रहा हूं बंडल शीथ सेल, आपसे मैं कह रहा हूं में अलग अलग प्रकार के, बोलो प्रकार के, मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, आपसे मैं कह रहा हूं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, का होना क्या कहलाता है, बोलो क्रांज एनाटोमी। बात समझ में आए। उसके बाद नंबर 3 देखे, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने लिखा प्रकाश श्वसन, ठीक है, प्रकाश श्वसन लिखूं या मैं आपसे कहूं C2 चक्र लिखूं, एक ही बात है। ये बोलो केवल C3 प्लांट का करेक्टर है, इन दोनों में बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर, एग्जाम में आपको ऐसा ही पूछेंगे। उसके बाद आपसे मैं कहूं नंबर, बोलो मैं 4 की बात करूं, आपसे मैं करूं और अंतर की बात करूं, तो और अंतर को समझना, मैंने कहा यहां पर 4 पॉइंट की बात करूं, बोलो मैंने कहा केमिकल एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड केमिकल एनर्जी। तो C3 साइकिल के अंदर बोलो मैंने कहा 18 ATP चाहिए और 12 NADPH2 चाहिए, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, बोलो 1 मोल ग्लूकोज या 6 मोल CO2 के बोलो आपसे फिक्सेशन के लिए 30 ATP चाहिए, प्लस मैंने कहा बोलो 12 NADPH2 चाहिए। क्लियर, और इसमें भी क्या चाहिए, 30 ATP चाहिए और प्लस 12 क्या चाहिए, NADP, बोलो आपसे मेरे को NADPH2 चाहिए। क्लियर, उसके बाद 5th पॉइंट मैंने कहा CO2 का स्थिरीकरण, ठीक है, बोलो स्थिरीकरण, मैंने कहा इसमें क्या होता है, एक बार होता है। क्लियर, बोलो क्या होता है, बोलो एक बार। इसमें कितनी बार होता है, 2 बार, एक बाह्य और एक आंतरिक। इसमें भी कितनी बार होता है, 2 बार। क्लियर, कितनी बार होता है, 2 बार। इसमें आपसे मैं कहूँ एक आंतरिक और एक बाह्य, इसमें बोलो आपसे एक आंतरिक और एक बाह्य, इसमें 2 अलग अलग समय पर, अलग अलग आपसे मैं कहूँ समय पर, ठीक है, और इसमें बोलेंगे अलग अलग स्थान पर, अलग अलग स्थान पर। बात समझ में आए। उसके बाद मैंने कहा नंबर 6 क्या पता होना चाहिए कि जो C3 आपसे मैं कहूँ साइकिल होती है, ठीक है, C3 साइकिल होती है, आपसे मैं कहूँ ये C4 साइकिल है और ये मैंने कहा CAM साइकिल है। अंतर बता रहा था मैं आपको, मैंने कहा आपको यहाँ पर नंबर 6, ठीक है, मैंने कहा वातावरणीय CO2 का स्थिरीकरण, ठीक है, स्त्री आपसे मैं कहूँ करंट फिक्सेशन, इसमें कौन सा एंजाइम करता है, रुबिस्को एंजाइम करता है। कौन, रुबिस्को आपसे मैं कहूँ एंजाइम द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा होता है, रुबिस्को एंजाइम द्वारा होता है। इसमें PEPCO, ठीक है, PEPCO एंजाइम द्वारा, ठीक है, एंजाइम द्वारा क्या बोलते हैं, फोस्फो, मैंने कहा इनॉल, बोलो आपसे मैं कहूँ पायरुवेट, बोलो फॉस्फोइनॉल, मैंने कहा पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज आपसे मैं कहूँ एंजाइम द्वारा। क्लियर, और इसमें भी PEPCO द्वारा। क्लियर, तो आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने आपको कंप्लीट स्टडी करा दिया है। इसका मतलब हुआ, बोलो आपसे मैं कहूँ प्लांट की बात करूँ, जिनमें C3 साइकिल होती है उन्हें क्या बोलते हैं, C3 प्लांट बोलते हैं, जिनमें ये होती है उनको क्या बोलते हैं, C4 प्लांट बोलते हैं, और C3 प्लांट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, डाइकोट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, मोनोकोट होते हैं। क्लियर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मोनोकोट। एक्चुअली सबसे पहले बोलो आपसे गन्ना जो था उसी के अंदर बोलो डार्क रिएक्शन में पहला प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, ये देखा गया था। क्लियर, उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ ये तो सकुलेंट आपसे मैं कहूँ जीरोफाइट, ठीक है, बोलो मैंने कहा जीरोफाइट, आपसे मैं कह रहा हूँ जीरोफाइट, यानी मांसल मरुदभिद होते हैं कैक्टस वगैरह, उनमें ये आपसे मैं को होती है मांसल मरुदभिद। ठीक है, तो आपको मैंने कंप्लीट आपसे मेरे को फोटोसिंथेसिस स्टडी करा दिया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप इतना सा भी फोटोसिंथेसिस का फंडा दिमाग में ले जाते हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर, क्योंकि मुझे पता है आपके पूछते क्या है। बोलो फर्स्ट प्रोडक्ट पूछ लेते हैं आपसे, मेरे को लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, सब कुछ बता दिया। क्लियर, नेक्स्ट अपन लेते हैं बोलो रेस्पिरेशन। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है श्वसन। ठीक है,
तो मैंने कहा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसकी भी अभिक्रिया। आपसे मैं करूं अभिक्रिया की बात करूं तो अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए C6H12O6, बोलो मैंने कहा 6O2 चेंज ऑफ 6CO2 प्लस आपसे मैं कहूँ H2 और लॉट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या पता चला कि ये अभिक्रिया एक तो कैसी होती है, कैटाबोलिक, आपसे मैं कह रहा हूँ रिएक्शन, ठीक है। एंड क्या होती है बोलो, आपसे मैं कहूँ श्वसन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक आपसे मैं कहूँ प्रोसेस होता है। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए टाइप्स के अंदर एक होता है आपसे मैं कह रहा हूँ वायवीय और एक होता है अवायवीय। एक होता है वायवीय श्वसन, बोलो आपसे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। एक होता है वायवीय और एक होता है बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या होता है, अवायवीय, ठीक है। यानी एरोबिक आपसे मैं कह रहा हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है बोलो एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या पता होना चाहिए बोलो, आपसे मैं O2 की उपस्थिति में, ठीक है। और आपसे मैं कहूँ ये क्या होता है, O2 की एब्सेंस, अनुपस्थिति में, बोलो बात समझ में, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति में, बात समझ में आए बोलो। उसके बाद आपसे मैंने कहा इसमें क्या होता है बोलो, अधिक ऊर्जा आपसे मेरे को उत्पन्न, ठीक है। और इसमें मैंने कहा बोलो लगभग 38 ATP, क्लियर। इसमें बोलो कम ऊर्जा आपसे मेरे को उत्पन्न, ठीक है, लगभग आपसे मेरे को 2 ATP, बात समझ में आए। और इसमें मैंने कहा आपको जो वायवीय होता है आपसे मैं कहूँ वायवीय के अंदर बोलो मैंने कहा लाश उत्पाद, ठीक है, एंड प्रोडक्ट, लाश आपसे मैं कहूँ प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, तो आपसे मैं कहूँ CO2 और H2 होता है, क्लियर। और इसके अंदर अगर हम लाश प्रोडक्ट की बात करें, बोलो लाश प्रोडक्ट की बात करें एनएरोबिक में, तो मैंने कहा एनिमल के अंदर पूछे तो लैक्टिक एसिड होता है, क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और अगर प्लांट में पूछे तो मैंने कहा आपको क्या होता है, एथिल एल्कोहल C2H5OH और मैंने कहा CO2 होता है, क्लियर। तो आपसे मैं कहूँ ये आपको जनरली पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ एक्चुअली हम वायवीय ही पढ़ते हैं, तो मैंने कहा स्टेप्स, ठीक है, ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन के पद आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बोलो। एक होता है लिंक रिएक्शन, क्या होता है बोलो, लिंक रिएक्शन। और एक होता है मैंने कहा क्रेब साइकिल, ठीक है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात करता हूं मैं बोलो ग्लाइकोलाइसिस की, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में जो जो बातें एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सारी बता रहा हूँ। सबसे पहला मैंने कहा खोजकर्ता, ठीक है। तो खोजकर्ता आपको पता होना चाहिए, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा एमडन, ठीक है, आपसे मैं को एमडन, बोलो आपसे मेयरहॉफ आपसे मैं कहूँ मेयरहॉफ एंड परनास, ठीक है। इसीलिए इसको EMP आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बोलते हैं, EMP पाथवे भी बोलते हैं। इसका मतलब इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा बोलो, दूसरा नाम ग्लाइकोलाइसिस का क्या होता है, EMP पाथवे, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस वायवीय और अवायवीय दोनों का क्या है, कॉमन स्टेप। मैंने कहा कॉमन स्टेप बिटवीन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एरोबिक, बोलो एरोबिक आपसे मैं कह रहा हूँ एंड मैंने कहा बोलो एरोबिक एंड एन एरोबिक, ठीक है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय और अवायवीय श्वसन का क्या है, कॉमन स्टेप है, दोनों में होता है। सबसे ज़्यादा सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया है, क्लियर। उसके बाद अपन बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो इसमें आपसे मैं कहूँ कुल, मैंने कहा कुल, बोलो मैं आपसे कुल 10 रेखीय अभिक्रियाएं, कितनी लीनियर रिएक्शन होती है, 10 रेखीय अभिक्रियाएं होती है। इसमें आपसे मैं कह रहा हूं कुल, मैंने कहा कुल 9 एंजाइम काम आते हैं, 9 एंजाइम बोलो मैंने कहा काम में आते हैं। इसका मतलब एक अभिक्रिया कैसी होगी बोलो, आपसे मैं को एवाई बोलो नॉन एंजाइमेटिक होगी। ओके, नंबर 6 मैंने कहा आपको ग्लाइकोलाइसिस जो होती है इसमें न तो O2 यूज आती है, ठीक है, और मैंने कहा न ही
बोलो CO2 उत्पन्न होती है, CO2 उत्पन्न होती है। क्लियर, मैंने कहा न तो O2 यूज आती ना ही CO2 उत्पन्न होती है, इसलिए ये एरोबिक और एनारोबिक की क्या होती है बोलो, कॉमन स्टेप होती है। क्लियर, उसके बाद नंबर 7 मैंने कहा एक ट्रिक ध्यान रखना इसमें 136 710, ठीक है, यानी जो पहली और तीसरी स्टेप ऐसी होती है जिसके अंदर बोलो आपसे मेरे को एक एक ATP क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। और मैंने कहा 7वीं और 10वीं स्टेप ऐसी होती है जिसमें दो दो आपका ATP क्या होता है, उत्पन्न होता है। बोलो बात समझ में आए। और छठी स्टेप ऐसी होती है जिसमें 2 मोल NAD से 2 मोल NADH2 का प्रोडक्शन होता है। बात समझ में आए बोलो। ओके, आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने आपको पूरा ग्लाइकोलाइसिस बताया है। एक पॉइंट और ध्यान रखो, ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, C6H12O6 आपसे मैं कह रहा हूँ ग्लूकोज जो है उसका आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा 2 मोल पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन वाला होता है, बोलो आपसे इसका निर्माण, यही ग्लाइकोलाइसिस का टारगेट होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा इधर भी कार्बन की संख्या 6 है, इधर भी 6 है, इसलिए कोई CO2 उत्पन्न होगी नहीं। और आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा इसमें कोई O2 यूज आता नहीं है। क्लियर, अब आपसे होता क्या है कि 2 मोल पायरुविक एसिड बन गया। अब लेकिन क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्रेब्स साइकिल होनी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन तो क्या होती है, पायरुविक एसिड के लिए 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड के लिए परमेबल होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन परमेबल नहीं होती है। तो अगर इसको अंदर भेजना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लिंक रिएक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बोलो, लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन आपसे मेरे को किया गेटवे रिएक्शन, ठीक है, बोलो मैंने कहा गेटवे रिएक्शन। क्लियर, लिंक रिएक्शन गेटवे रिएक्शन आपसे क्या होती है कि ये जो 2 मोल पायरुविक एसिड है 3 कार्बन वाला, उसको मैंने कहा 2 मोल एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलना, जो कितने कार्बन हो, 2 कार्बन, तो यहाँ पर डेफिनेटली 2 CO2 उत्पन्न होगी। कार्बन की बैलेंसिंग हमेशा आपकी खतरनाक होनी चाहिए। और मैंने कहा यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया है जिसको हम लिंक रिएक्शन बोल रहे हैं, हम क्या देखते हैं इसमें पहली बार आपका CO2 उत्पन्न होता है और वो आपसे मैं कह रहा हूँ एरोबिक में हो रहा है, इसीलिए इसको आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा ऑक्सीडेटिव, बोलो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलो मैंने कहा कहते हैं। ये तीनों नाम लिंक रिएक्शन के हैं। और ये कहाँ होती है, इसकी साइट क्या होती है, तो मैंने कहा पेरी बोलो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होती है। क्लियर, ओके, तो आपसे मैं कहूँ ये लिंक रिएक्शन हुई। उसके बाद आपसे मैं करूँ क्या होगा बोलो, क्रेब्स साइकिल। क्या होगा बोलो, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो मैंने कहा क्रेब चक्र की बात करें तो आपसे मैं करूँ क्रेब चक्र। क्लियर, सबसे पहली बात क्रेब साइकिल के लिए आपसे मैं कह रहा हूँ इसकी साइट कहाँ होती है, तो हम कहेंगे बोलो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपसे मैं कह रहा हूँ कि मैट्रिक्स में होती है। किस में होती है, मैट्रिक्स में, ठीक है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए खोज करता, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपसे मैं कह रहा हूँ क्रेब साइकिल का खोज करता कौन है, हैंस क्रेब है। कौन है बोलो, हैंस क्रेब है, इसलिए नाम क्या है, क्रेब साइकिल। तीसरी बात आपसे मैं कह रहा हूँ क्रेब साइकिल जो है आपसे मैं कह रहा हूँ इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जब जब क्रेब साइकिल होगी आपसे मेरे को एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो आपसे मेरे को क्रेब साइकिल के अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट, प्रथम उत्पाद जो है आपसे मेरे को प्रथम उत्पाद जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। कौन होता है, सिट्रिक एसिड। क्लियर, बोलो आपसे मैं कहूँ इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, मैंने कहा सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं। अब सिट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर देखें तो आपसे मैं करूँ ये सिट्रिक एसिड होता है, बोलो ये सिट्रिक एसिड होता है। तो हमें क्या पता चला कि बोलो सिट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाए तो हमें पता चला कि सिट्रिक एसिड जो होता है उसमें तो बोलो 1, 2 और 3 क्या होते हैं बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इसलिए मैंने कहा इसे बोलो आप क्रेब साइकिल को TCA बोलो, TCA साइकिल आपसे मैं कह रहा हूँ भी कहते हैं, ठीक है। बोलो बिकॉज सिट्रिक एसिड ही क्या है बोलो, ट्राई बोलो मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो इसलिए इसको TCA भी कहते हैं। तो क्रेब साइकिल को बोलो आपसे मेरे को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, TCA भी कहते हैं। क्लियर, उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने कहा नंबर 4। क्लियर, एक बार आपसे मैं कहूँ जब,
ठीक है। एक बार जब मैंने कहा क्रेब चक्र, ठीक है, क्रेब आपसे मेरे को चक्र चलता है, ठीक है, चलता है आपसे, तो मैंने कहा क्या क्या होता है बोलो, एक एटीपी का प्रोडक्शन होता है, 3 मोल आपसे मेरे को NADH2 का उत्पादन होता है और 1 मोल FADH2 का उत्पादन होता है। क्लियर। और अब अपन ने देखा कि आपसे मैं करूँ ये आपके अंदर तो 2 मोल एसिटाइल को एंजाइम आएंगे, तो क्रेब साइकिल कितनी बार चलेगी, 2 बार, अतः आपसे मैं कहूँ 2 बार मैंने कहा क्रेब चक्र, ठीक है, क्रेब चक्र चलने पर, ठीक है, चलने पर बोलो क्या होगा, वास्तव में 2 बार ही चलेगी, तो डबल कर देंगे, 2 एटीपी का प्रोडक्शन, 6 NADPH2 का प्रोडक्शन, NADH2 का प्रोडक्शन और आपसे 2 FADH2 का प्रोडक्शन। बस ध्यान रखना फोटोसिंथेसिस के अंदर NADPH2 बनते हैं और अवशोषण के अंदर NADH2 बनते हैं। क्लियर। तो आपसे मैं कहूँ ये आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर। अब आपसे मैं कह रहा हूँ आपको क्या बात ध्यान रखनी है, स्पेशल नोट। आपसे मैं को स्पेशल नोट क्या, आपको मैंने कहा कि बोलो आपसे मेरे को एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा बोलो इलेक्ट्रॉन, बोलो आपसे मैं करो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है बोलो, क्रिस्टी पे होता है। कहाँ होता है, क्रिस्टी। आपसे क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के इनर फोल्ड को कहते हैं। और आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 1 मोल NADH2 इजिकल टू 3 ATP और 1 मोल आपसे मैं को FADH2 से 2 ATP प्राप्त होते हैं। बोलो आपसे किसके द्वारा, बोलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल NADH2 कितने ATP के बराबर होता है, 3 ATP के द्वारा। 1 मोल FADH2 कितने ATP के बराबर होता है, 2 ATP के द्वारा। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझे, ऐसे आपको पता होना चाहिए। एक पीटर आपसे मैं कहूँ मीचेली, ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी दी थी। केमी मैंने कहा ऑस्मोटिक थ्योरी, क्या दी थी बोलो, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी दी थी। और उसने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरह से ऑक्सीसोम लगे होते हैं। क्लियर। ऑक्सीसोम आपसे मैं कहूँ ये बोलो बेस होता है। क्लियर। और बेस को क्या बोलते हैं, F0 पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F0 पार्टिकल। ये क्या होता है, स्टाल्क व्रंत होता है। और ये क्या होता है, हेड होता है। और हेड को क्या बोलते हैं, F1 आपसे में को पार्टिकल बोलते हैं। क्लियर। तो आपसे में इन्होंने कहना था कि यहाँ पर बोलो ये बेस H+ के लिए क्या होता है, परमेबल। और यहाँ पर आपसे में को ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है जो इस H+ से क्या होता है, सक्रिय होता है। और यहाँ पर बोलो ADP से ATP का निर्माण होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्लियर। अब आपने देखा दोस्तों, मैंने आपको पूरा वायवीय श्वसन बता दिया। वायवीय श्वसन के अंदर एक और फंडा है जिसका नाम है RQ, ठीक है, श्वसन गुणांक। बहुत सी बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्वसन गुणांक RQ क्या होता है, बोलो आउटपुट आपसे मैं कहूँ अपॉन इनपुट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आउटपुट क्या होता है, मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल ऑफ O2। क्लियर। तो मैंने आपसे कहा कि ये होता है। अब RQ की वैल्यू अलग अलग सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। मैंने कहा वैल्यू, ठीक है, वैल्यू आपसे मैं कहूँ वैल्यू ऑफ RQ। क्लियर। मैंने कहा नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए जनरली क्या होती है, RQ की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैंने कहा फेट का पूछे तो RQ की वैल्यू 0.7 होती है। आपसे मैंने कहा प्रोटीन का पूछे तो प्रोटीन के लिए मैंने कहा RQ की वैल्यू 0.8 से 0.9 होती है। क्लियर। थोड़ा सा इन दोनों की क्या होती है, लेस देन 1 होती है। फेट छोटा वर्ड है तो थोड़ी कम है, प्रोटीन की उससे थोड़ी ज़्यादा है। और मैंने कहा ऑर्गेनिक एसिड का पूछे तो ऑर्गेनिक एसिड का RQ जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। इतना आपको पता है, आपका काम हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद हमारा लास्ट है प्लांट हार्मोन, ठीक है। मैंने कहा प्लांट हार्मोन आपसे में एक होता है ऑक्सीन, एक होता है मैंने कहा जिब्रेलिन, बोलो जिब्रेलिन। आपसे में कहूँ एक होता है साइटोकाइनिन, बोलो साइटोकाइनिन। आपसे में कहूँ साइटोकाइनिन। और एक मैंने कहा बोलो इथाइलिन, बोलो क्या होता है, इथाइलिन। और एक होता है बोलो एस्बेसिक एसिड, ठीक है, बोलो क्या होता है, बोलो मैंने कहा बोलो एस्बेसिक अम्ल, ठीक है, एस्बेसिक आपसे में कहूँ एसिड, एस्बेसिक एसिड,
ठीक है, बेसिक एसिड। क्लियर, इधर ध्यान दो, ये चारों तो क्या होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, और ये एक अकेला क्या होता है, बोलो ग्रोथ, मैंने कहा क्या होता है, इनहिबिटर। क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर होता है। क्या होता है, इनहिबिटर होता है, वृद्धि निरोधक होता है। उसके बाद आपको मैं क्या बता रहा हूं, समझो। आपको मेन चीज क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीजन। आपसे मेरे को इंडोल एसिटिक एसिड एक बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने कहा एक तो पता होना चाहिए नेचुरल, ठीक है, और एक पता होना चाहिए आर्टिफिशियल। एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं, आर्टिफिशियल। तो मेरे कहने का मतलब है इंडोल एसिटिक एसिड तो नेचुरल हो गया, बाकी आपसे मेरे को N24 मैंने कहा 24D है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा NAD है, बोलो IBA है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, बोलो आपसे मेरे को 245T है, 245T है, ये सब के सब आर्टिफिशियल है। क्लियर, और इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, नेचुरल है। ऑक्सीजन आपसे मेरे को जो प्लांट हार्मोन होता है उसका मेन काम होता है आपसे मेरे को एपिकल डोमिनेंसी, ठीक है, सीड्स प्रमुखता, आपसे मेरे को सीड्स प्रमुखता, ठीक है, प्रमुखता मतलब आपसे मैं करूँ प्रमुखता, एपिकल डोमिनेंसी, ठीक है, उसको करना। ओके, जिब्रेलिन आपसे मैं करूँ जिब्रेला कवक, ठीक है, से प्राप्त आपसे मैं करूँ किया गया, ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये आनुवांशिक बोनेपन को दूर करता है। आनुवांशिक बोलो आपसे मैं को बोनेपन, प्लांट के अंदर बोनेपन, ठीक है, को दूर करना, आपसे मैं दूर करना, ये इसका मेन कार्य है, ठीक है। साइटोकाइनिन आपसे मैं कह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि साइटोकाइनिन आप जो है प्यूरिन आपसे मैं को नाइट्रोजन बेस से बोलो आप इसका रिलेशन है, और इसका मुख्य कार्य है बोलो आपसे मैं को कोशिका विभाजन, ठीक है, में हेल्प, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, आपसे मैं कह रहा हूँ में हेल्प। क्लियर, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बोलो जब ऑक्सीजन आपसे मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन कम और साइटोकाइनिन बोलो सीके आपसे मैं को सीके ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है, बोलो शूट इनिशिएशन होता है। क्या होता है, शूट इनिशिएशन, ठीक है। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा और आपसे मैं कह रहा हूँ सीके कम लेते हैं तो आपका क्या होता है, रूट इनिशिएशन होता है। क्या होता है, रूट इनिशिएशन, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इथाइलिन आपको सबको पता होना चाहिए क्या होता है, गैसीय हार्मोन है। एक बात, दूसरी बात, ये फलों को पकाने का कार्य कराता है। कार्य क्या है इसका, बोलो मुख्यतः फलों को आपसे मैं को पकाना, ठीक है, पकाना। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। साइटोकाइनिन रिचमंड लेक प्रभाव से संबंध रखता है, आपसे जिब्रेलिन आनुवांशिक बोनेपन को दूर करता है। क्लियर, और आपसे मैं कह रहा हूँ एस बेसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है, तो आपसे मैं को ये बोलो आपसे मैं को एसबीएसिएशन भी करता है, बोलो मैंने कहा जीर्णता भी करता है, विलगन जीर्णता करता है, विलगन करता है, आपसे मैं को विलगन करता है, पत्तियों को बोलो गिराता भी है, बोलो गलाता भी है, ठीक है, यानी एसबीएसएन और आपसे मैं कह रहा हूँ दोनों कार्य करता है। ग्रोथ इनहिबिटर होता है, एंटी ट्रांसपिरेशन प्रतिवाष्प उत्सर्जक हार्मोन होता है, प्रतिवाष्पो उत्सर्जक हार्मोन आपसे में को होता है। क्लियर, इसके आपको मैंने कहा, आपको मैंने पूरा प्लांट फिजियोलॉजी बोलो आपसे एक फास्ट रैपिड की तरह बताया है। क्लियर, ये आपका मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको बताया है कि क्या आ सकता है, मतलब एक सुपरफिशियल इतना आपको पता होने से आप में कॉन्फिडेंस जरूर जनरेट होगा, स्पेशली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, प्लांट वाटर रिलेशन, ट्रांसपिरेशन। आपसे में इसी तरह से दो वर्ड होते हैं, गट्टेशन होता है, एक ब्लीडिंग होता है, वर्बली डिस्कस कर लेता हूँ। गट्टेशन आपसे मैं करूँ प्लांट के अनइंजर्ड पार्ट से बोलो आपसे लिक्विड का निकलना। अर्ली मॉर्निंग जब भी हम कभी घूमने जाते हैं तो किसी प्लांट को टच करते हैं तो हमें थोड़ा गीला गीला फील होता है, वो गट्टेशन के कारण होता है। और ब्लीडिंग जो होता है, रस स्राव होता है प्लांट के कहीं बोलो आप इंजर्ड पार्ट से बोलो लिक्विड का निकलना, बोलो क्या कहलाता है, ब्लीडिंग कहलाता है। ब्लीडिंग यानी रस स्राव, गट्टेशन यानी बिंदु स्राव, दोनों का कारण पूछे तो हमेशा ध्यान रखना दोनों का कारण जो है वो आपका मैंने कहा रूट प्रेशर, मूल दाब होता है। क्या होता है, मूल दाब होता है। क्लियर, आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। जो गट्टेशन होता है वो आप वाटर स्टोमेटा हाइड्रोथोर्स के द्वारा होता है जो पत्तियों के केवल किनारों पे होता है, जबकि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो आपसे मैं कह रहा हूँ आपके प्लांट पे सारे जो स्टोमेटा होते हैं उनके द्वारा होता है। जो आपका वाटर स्टोमेटा नॉर्मल स्टोमेटा से अलग होता है, वाटर स्टोमेटा हमेशा ओपन होते हैं बोलो जिनमें वाटर कैविटी भी होती है, वाटर आपसे मैं कह रहा हूँ, जबकि जो नॉर्मल स्टोमेटा होते हैं वो दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं, क्योंकि उनमें जो गार्ड सेल होती है वो आपसे में को कैसी होती है, बोलो मूवेबल होती है, जबकि हाइड्रोथोर्स वाटर स्टोमेटा में क्या होती है, नॉन मूवेबल होती है।
आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर? तो दोस्तों आप समय को लगभग 1.5 घंटे के अंदर आप इन 7-8 यूनिट को तैयार कर सकते हो। 10 क्वेश्चन आएंगे, आप एक कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकते हो। मेरा यही काम है कि आप समय को जो आपकी डिमांड है कि सर हमें ये मिल जाए तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं, तो आप समय करो जो आपके कमेंट्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं लेक्चर बना रहा हूँ। और आपको ऑलमोस्ट मैंने 50% बायोलॉजी 55% बायोलॉजी का पार्ट मैंने आज करवा दिया है। इसको आप स्टडी कर लें और आप क्या चाहते हैं मुझे ज़रूर बताना। और आपको आई थिंक ये बहुत अच्छा लगा होगा। और आपसे मैं करूँ, मैंने कहा ना बेनिफिट किसके है, जो आपको लेक्चर स्टार्ट किया 5-7 मिनट देखकर बंद कर दिया उसको नहीं, जो पूरा 1.5 घंटे तक अच्छे से सुनेगा उसको एंड ऑफ रिजल्ट कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये अगर मैंने एग्जाम से बोलो 1 दिन भी पहले अगर मैंने इसको 1.5 घंटे को देख लिया, मैंने सुन लिया, तो हाँ मैं ये सारे चैप्टर में अच्छे से कर पाऊंगा। बिकॉज मैं बताने का मतलब है मैं आपको एक बार सरफेस नजर से हर चीज डिस्कस कर रहा हूं। ओके, आई होप समझ में आया होगा। जरूर आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ओके, और भी आपकी कोई नीड है कि सर मुझे बायोलॉजी का ये पार्ट भी करा दो तो हमारा काम आसान हो जाएगा, कल मैं वो भी करवा दूंगा। क्लियर? ओके, बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहो और आपसे पढ़ते रहो। ओके, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जितना कूल माइंड से स्टडी करते हैं तभी हमें सक्सेस मिलती है। कल भी मैंने एक बात कही थी, सबसे पहले मन को जीतो, एग्जाम तो वैसे ही जीत जाओगे। ओके, बाय।